जीवन क्लासेस। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे समावेशी विद्यालय का सृजन के बारे में। इसमें यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक जैसे समावेशी शिक्षा का महत्व, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हमने कवर किए थे। आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के टॉपिक विशिष्ट शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास और उसके बारे में जानेंगे, जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट विल गेट ऑल दैट नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। सो लेट्स बिगिन। आइए देख लेते हैं बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट समावेशी विद्यालय का सृजन, जिसको इंग्लिश में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं। उसके फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है विशिष्ट शिक्षा का इतिहास, जिसको अंग्रेजी में हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वह है विशिष्ट शिक्षा के इतिहास का विस्तृत विवेचना कीजिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक प्रशासन का वर्णन कीजिए। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बनता है और इसको हम कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास। विशिष्ट शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास क्या है? विशिष्ट शिक्षा के इतिहास का अध्ययन करने के लिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है प्राचीन अवस्था, जिसको अंग्रेजी में एंशिएंट स्टेज भी बोलते हैं। प्राचीन काल में विशिष्ट शिक्षा का स्वरूप जातिगत एवं वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्रचलित था। विविध प्रकार के व्यक्तियों तथा छात्रों को कौन सी शिक्षा प्रदान करनी है, यह उसकी जाति एवं वर्ण द्वारा निश्चित किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन अवस्था यानी कि एंशिएंट स्टेज थी, उसमें विशिष्ट शिक्षा का जो स्वरूप था वो जातिगत और वर्ण व्यवस्था के आधार पर था, जिसके आधार पर व्यक्ति को कौन सी शिक्षा प्रदान करनी है यह सब तय किया जाता था। उदाहरण के लिए क्षत्रिय वर्ण के व्यक्तियों को धनुर्विद्या एवं रण कौशल से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी, और यदि कोई शूद्र वर्ग का व्यक्ति धनुर्विद्या एवं रण कौशल के बारे में शिक्षित होना चाहता है यदि कोई शूद्र वर्ग का व्यक्ति धनुर्विद्या एवं रण कौशल के बारे में शिक्षित होना चाहता तो उसको यह शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, मना कर दी जाती थी। और क्यों मना कर दी जाती थी? यह माना जाता था कि शूद्र वर्ण के व्यक्तियों में हथियार चलाने की योग्यता नहीं पाई जाती तथा उनमें इस विद्या को सीखने के गुण भी नहीं होते। इस प्रकार प्राचीन काल में जाति एवं वर्ण के आधार पर विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो कि गलत थी। इसमें हम देख लेते हैं, जैसे ब्राह्मणों को वेदों एवं संस्कृत के ज्ञान के लिए उपयुक्त माना जाता था। प्राचीन काल की विशिष्ट शिक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र तथा इनसे संबंधित जातियों को आधार मानकर प्रदान की जाती थी। यानी कि ब्राह्मणों को वेद और संस्कृत के ज्ञान के लिए उपयुक्त माना जाता था, बाकी जो शूद्र वर्ण के व्यक्ति थे उनको धनुर्विद्या एवं रण कौशल के बारे में शिक्षित होना, यानी कि जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसको मना कर दिया जाता था। सेकंड है मध्य अवस्था, जिसको हम अंग्रेजी में मिडिल स्टेज भी बोलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, परिवर्तन समाज एवं प्रकृति का नियम है। परिवर्तन समाज एवं प्रकृति का नियम है। विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र भी परिवर्तन होने लगा। विशिष्ट शिक्षा वर्ण व्यवस्था तथा जातिगत सीमाओं से निकलकर सभी वर्ण के लिए सुलभ होने लगी। धीरे धीरे सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा के अवसर मिलने लगे और जनता के लिए शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना सरकार का प्रमुख दायित्व माना जाने लगा। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षा है वो सभी वर्ग के लिए सुलभ होने लगी और धीरे धीरे सरकार का प्रमुख दायित्व यह बन गया कि वह जनता के लिए शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे। आगे देख लेते हैं, सार्वजनिक विद्यालयों की स्थापना होने लगी जो गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही थी, जिसमें किसी भी प्रकार की जाति बंधन नहीं था। यानी कि किसी भी प्रकार का जाति बंधन नहीं था। वहाँ पर किसी भी जाति का, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वहाँ पर सभी प्रकार की जाति बंधन
को मुक्त कर दिया गया था। सभी प्रकार की जाति के जो बच्चे थे वहाँ पर शिक्षा प्रदान कर सकते थे। इस काल में विशिष्ट शिक्षा बालक के गुण एवं योग्यता के आधार पर ही प्रदान की जाती थी, न कि जातिगत बंधनों के आधार पर। मतलब है कि यहाँ पर जो सार्वजनिक विद्यालयों की स्थापना हुई थी उसमें विशिष्ट शिक्षा बालक के गुण और योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती थी, ना कि उसकी जाति पर। नंबर 3 है आधुनिक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न स्टेज। मॉडर्न स्टेज में क्या है देख लेते हैं। वर्तमान समय में विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व व्यापकता का समावेश हो गया है। इसका प्रमुख कारण शिक्षा का सार्वजनिकरण है। सरकार द्वारा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के कारण भी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव होने लगा है। वर्तमान समय में सरकार का प्रमुख उद्देश्य यह है कि किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार, यानी कि जो भी इस शिक्षा को प्राप्त करने के योग्य है उस छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए। वर्तमान समय को विशिष्ट शिक्षा की स्थिति निम्नलिखित रूप से स्पष्ट की जा सकती है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम जो विशिष्ट शिक्षा है उसकी स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है प्राथमिक विद्यालयों द्वारा छात्रों की विशिष्टता की पहचान करना। प्राथमिक विद्यालयों द्वारा छात्रों की विशिष्टता की पहचान करना तथा उनके अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था करना। प्रतिभाशाली बालक एवं बालिकाओं के लिए सामान्य बालक एवं बालिकाओं से पृथक पाठ्यक्रम तैयार करना। मतलब प्रतिभाशाली बालक और बालिकाओं तथा जो विशिष्ट बालक और बालिकाएं हैं उनको अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था। यानी कि जो विशिष्ट बालक हैं उनको उनके आधार पर, उनकी क्षमताओं के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करके दिया जाता था। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम एवं विशिष्ट शिक्षण विधियों की व्यवस्था करना, जिसमें उनका अधिगम स्तर उच्च हो सके। छात्रों के लिए विद्यालय द्वारा रैंप बनवाना, जिससे कि विकलांग छात्र विद्यालय में सरलता से प्रवेश कर सके। मतलब जो विकलांग बालक होते हैं वो चलने में असक्षम होते हैं, तो उनके लिए रैंप बनवाना, जिससे कि जो विकलांग छात्र हैं वो विद्यालय में सरलता से प्रवेश कर सकते थे। शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था करना, जिससे उनको उचित प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो सके। कहने का मतलब ये है कि जो शारीरिक रूप से अक्षम छात्र छात्राएं जो विद्यालय में प्रवेश करते हैं उनको उन्हीं के आधार पर जो व्यवस्था है उसको दी जानी चाहिए और उचित प्रकार की शिक्षा जो है उनको प्राप्त हो। उन्हीं के आधार पर सिलेबस और जो बुक हैं उनके आधार पर उनको पढ़ाना चाहिए। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाकर शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा रहा है। यानी कि जो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए जा रहे हैं उनको शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को प्रदान करके समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा रहा है। विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विकलांग छात्रों का ध्यान भी रखा जाता है, जिससे वे उनमें भाग ले सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों की विद्यालयों में आरक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकें। कहने का मतलब ये है कि जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं उनको विद्यालय में कुछ पूंजी दी जाती है, जिससे कि वे अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकें, अपने आने वाले भविष्य को साकार कर सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइवर्स नीड ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन। देख लेते हैं इसमें विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों के द्वारा ही प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वयं धन प्राप्ति किया जाता है तथा आवश्यकता के अनुसार विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त किया जाता है। जो विशिष्ट शिक्षा होती है उसके लिए केंद्र सरकार स्वयं धन प्रदान करती है। यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए जो विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है और अलग तरह से उनकी व्यवस्था की जाती है, तो उसके लिए हमें सरकार द्वारा धन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है केंद्र
राज्य की स्तरीय प्रशासन। ठीक है, केंद्र राज्य स्तरीय प्रशासन क्या है? सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देख लेते हैं कि केंद्र स्तर पर प्रशासन के रूप में, केंद्र स्तर पर प्रशासन के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इस मंत्रालय के द्वारा अनेक प्रकार के विशिष्ट शिक्षा संबंधी नीतियों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा दोनों प्रशासनिक कार्यों का दायित्व इस मंत्रालय का ही है। यानी कि जो हमारे प्रशासनिक मंत्रालय हैं वो शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार हैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के कार्यों का दायित्व इस मंत्रालय का होता है। इस मंत्रालय द्वारा अपनी सहायता के लिए NCERT, AVE तथा CBSE आदि संस्थाओं का सहयोग लिया जाता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित संस्थानों का प्रशासन किया जाना। यानी कि केंद्र सरकार इन जो संस्थान हैं इनको प्रशासन करते हैं, इनको चलाते हैं। जैसे विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थान, जहाँ पर विकलांग बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वह स्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप्ड कहलाता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों की स्थापना अपने अधीन की है, अपने द्वारा की है तथा इनको प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व भी केंद्र सरकार का ही है। यानी कि इनको चलाने का जो भी जिम्मा है वो केंद्र सरकार का ही है। इसमें निदेशक को संस्थान का प्रमुख माना जाता है। ये राष्ट्रीय संस्थान श्रवण अक्षमता, दृष्टि अक्षमता, मानसिक अक्षमता तथा गति कौशल संबंधी अक्षमताओं के क्षेत्र में पृथक पृथक रूप से कार्य करते हैं। इसके लिए संपूर्ण धन केंद्र सरकार से आवंटित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि विकलांगों के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान बने हुए हैं, ये राष्ट्रीय संस्थान श्रवण अक्षमता यानी कि जो सुनने से बाधित हों, दृष्टि अक्षमता मतलब जो देखने में बाधित हों, मानसिक अक्षमता जो मानसिक रूप से बाधित हों तथा गति कौशल जो चल नहीं सकते, मतलब जो चलने में संबंधी अक्षमताओं के क्षेत्र में जो बच्चे आते हैं उनको यहाँ पर कहा गया है। तो उनका अलग अलग रूप से कार्य करते हैं और कौन करते हैं? जो केंद्र सरकार होती है। इनके लिए संपूर्ण धन भी केंद्र सरकार से ही आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें इस मंत्रालय के द्वारा ही संपूर्ण केंद्र स्तरीय गतिविधियों को जो कि विशिष्ट शिक्षा वर्ग से संबंधित है इसका प्रशासन किया जाता है। इसके अंतर्गत भारत की पुनर्वास परिषद एवं राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों के प्रशासनिक दायित्वों को सम्मिलित किया गया है। अर्थात इस मंत्रालय के अधीन ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है जिला पुनर्वास केंद्र। जिला पुनर्वास केंद्र क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। जिला पुनर्वास केंद्र की योजना 10 राज्यों में प्रारंभ की गई। इसका प्रशासन भी राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इनका उद्देश्य स्थानीय अक्षम व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना होता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय पुनर्वास परीक्षण केंद्र, रीजनल रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें है जिला पुनर्वास केंद्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। इनका दायित्व सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय का है। यानी कि जो जिला पुनर्वास केंद्र के कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई और इनका दायित्व भी सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय का है। अतः इसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। आगे देख लेते हैं। हमने एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विशेष या विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य एवं क्षेत्र एवं एकीकृत या बोलते हैं इसको एकीकरण शिक्षा, इसका अर्थ समझाना है एवं विशेष एकीकृत समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट करना है। तो फ्रेंड्स इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।